गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दिल से जोहार। तो सुबह सुबह मुखर्जी नगर की सुबह से फिर आज क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो क्लास है जेपीएससी पीटी स्पेशल। जेपीएससी पीटी का माहौल अभी नहीं है, फिर भी जेपीएससी पीटी का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जब भी झारखंड का परीक्षा होगा तो इतना तेज़ गति से होगा, इतना फास्ट होगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिए सिस्टम कैसे बदला है। पहले क्या था कि पहले पीटी हुआ, फिर मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद भी 1 महीना के बाद 2 महीना वेट किए तब होता था रिजल्ट। अभी लेखा अधिकारी का अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, लेखा अधिकारी का, ठीक है, लेखा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है और 4 घंटा में रिजल्ट। शाम में 4 बजे 4 PM, ठीक है, 4 PM इंटरव्यू ख़त्म हुआ और रात्रि 8 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मान सकते हैं कि थोड़ा सा सीट कम था इसलिए टाइम कम लगा, लेकिन फिर भी पूरा जेपीएससी का मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ था रिजल्ट निकालने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब जेपीएससी पीटी आएगा या जेपीएससी मेंस आएगा तो आपको समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरी राय है, ठीक है ना, मेरा सजेशन है कि आप जेपीएससी मेंस की तैयारी पहले कर लीजिए। जिनको इस बार 11वीं जेपीएससी में जिनको भी रैंक लाना है उनको मेरी क्या बोलते हैं राय है ना, कि आपको अगर रैंक लाना है भैया तो आप जेपीएससी मेंस की तैयारी पहले कर लीजिए। पीटी तो पढ़ते रहिएगा, पीटी साल में पढ़ने का चीज़ है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जेपीएससी पीटी स्पेशल में आज का जो टॉपिक है वह है मिसलेनियस और इसमें है आपका बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या हो सकता था। इसका तरीका पढ़ने का तो सिर्फ इसमें हम लोग फैक्ट की बात करें, मतलब सिर्फ फैक्ट की बात करें, डेटा का बात करें, चूँकि एग्जाम पीटी में ही आएगा। लेकिन हमको ऐसा लगा कि थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लिया जाए, थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो इसमें कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट, कॉन्सेप्ट भी और साथ में फैक्ट भी, मतलब कॉन्सेप्ट भी हो, ज्ञान भी आपको हो जाए और साथ में कुछ फैक्ट भी करो, दोनों पे काम करेंगे। पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे, बात करेंगे, फिर बात करेंगे फैक्ट पे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि दोनों आपको कमांड हो जाएगा। ऐसे जेपीएससी पीटी में जो सवाल आने की संभावना है बेरोजगारी में, वो सवाल फैक्ट ही आएगा और ख़ास करके कुछ आएगा भी तो स्कीम आएगा। झारखंड सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा स्कीम है बेरोजगारी के लिए, उसका नाम या उससे कुछ आएगा या कुछ डेटा अगर है तो पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा आपका फैक्ट में। कंसेप्ट में थोड़ा सा इसमें लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। हम लोग इसमें पढ़ना जो चाह रहे हैं तो चाह रहे हैं सबसे पहले बेरोजगारी की परिभाषा। बेरोजगारी आखिर है क्या? बेरोजगारी को की इस जो सामान्य परिभाषा आप समझते हैं वह परिभाषा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ऐसा लगता है कि भैया हमको जॉब नहीं मिला, हमको काम नहीं मिला तो हम बेरोजगार हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टेक्निकल डिफिनेशन जो बेरोजगारी का परिभाषा है वो एकदम अलग है। आप देखिएगा, हो सकता है कि अगर आज पहली बार आप बेरोजगारी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हो, तो आपको आइडिया मिलेगा कि जो आप जानते थे परिभाषा बेरोजगारी का, वो परिभाषा नहीं है। दूसरा बात करेंगे बेरोजगारी के कारण, आखिर क्या ऐसा कारण है जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। फिर बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार का, फिर बात करेंगे बेरोजगारी के परिणाम का, अर्थात प्रभाव का, आखिर बेरोजगारी से क्या क्या परिणाम होते हैं। फिर बात करेंगे कि कैसे इसको दूर किया जाए। अगर समस्या बेरोजगारी है तो समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं या क्या क्या उपाय हो सकता है। जेपीएससी पीटी का मतलब खाली पीटी नहीं होता है, जेपीएससी का मतलब पीटी भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में 4-5 टॉपिक ऐसा है जो आपको जानना चाहिए, उससे आता ही सवाल। वो बात है गरीबी का, वो बात है बेरोजगारी का, वो बात है महिला कल्याण का। ये 3 टॉपिक आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आता ही आता है एग्जाम में। क्योंकि झारखंड है तो झारखंड में गरीबी का क्या कारण है, अच्छा बताइए कि झारखंड में गरीबी दूर करने का उपाय क्या है। ये सारे सवाल जेपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। दूर करने के उपाय। अगला है झारखंड में बेरोजगारी। क्योंकि हमारा जो पढ़ने का अप्रोच है वो झारखंड नहीं है, हमारा जो पढ़ने का अप्रोच है वो झारखंड नहीं है बल्कि इंडिया है। पूरा भारत में पूरे भारत के संदर्भ को लेकर के हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। बेरोजगारी, लास्ट में झारखंड में बेरोजगारी भत्ता, ये एक नया झारखंड सरकार का दिया हुआ है कि झारखंड में भत्ता मिलेगा जो बेरोजगार हैं।
जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको भत्ता मिलेगा। इसके पहले भी एक कॉन्सेप्ट आपका आ चुका है मनरेगा में। मनरेगा में अगर कोई श्रमिक को काम नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने की प्रथा थी उसमें। किसमें? आपका मनरेगा में। मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अशिक्षित है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पढ़ा लिखा अगर है तो शिक्षित बेरोजगार को भी भत्ता दिया जाएगा। तो ये पूरा है, ये क्लास का पूरा जो है हम लोग इसको 60 पार्ट में करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आते हैं बेरोजगारी की परिभाषा। बेरोजगारी की परिभाषा, तो बेरोजगारी की परिभाषा जो आप जानते हैं वो परिभाषा नहीं है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो काम करने को इच्छुक हो तथा काम करने के लिए योग्य हो, लेकिन किसी कारणवश, है ना, किसी कारणवश यदि उसे रोजगार नहीं मिल पाता है तो बेरोजगार कहा जाएगा और ऐसी स्थिति बेरोजगारी कही जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति को काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है तभी, इच्छुक नहीं है तो कोई बात नहीं, भले ही हम योग्य हैं, हमको सब कुछ है, लेकिन अगर काम करना हम नहीं चाहते हैं तो हम बेरोजगार नहीं हैं। तो काम करने के इच्छुक हो तथा काम करने के लिए योग्य हो, लेकिन किसी कारणवश यदि उसे रोजगार नहीं मिल पाता है तो बेरोजगार कहा जाएगा तथा ऐसी स्थिति बेरोजगारी कही जाएगी। ये सोशल इश्यू का टॉपिक है। सोशल इश्यू टॉपिक जेपीएससी पीटी के सिलेबस के इतर भी अलावा भी ये सभी को जानना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है खाली ऐसा नहीं जेपीएससी पीटी वालों को, ये सबको जानना चाहिए। तो ये सामान्य सी परिभाषा थी। अगली परिभाषा है आईएलओ का। आईएलओ ने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसने कहा कि बेरोजगार शब्द में जब सब व्यक्ति शामिल किए जाने चाहिए जो एक दिन हुए, ध्यान दीजिएगा, एक दिन हुए, है ना, एक दिन हुए, दिन भर काम की तलाश में रहते हैं लेकिन रोजगार में नहीं लगे हैं, यदि काम दिया जाए तो रोजगार में लग सकते हैं। बेरोजगार कौन होगा? बेरोजगार कौन होगा ये परिभाषा है, अलग सी परिभाषा आईएलओ की परिभाषा है। आईएलओ ने कहा कि अगर मान लिया जाए आज सुबह 8 बजे आप चले काम के लिए कि भैया हमको अब आज से काम करना चाहिए, और दिन भर आपने रोजगार खोजा, और दिन भर रोजगार खोजने के बाद भी रोजगार आपको नहीं मिला, तो कल आप माने जाएंगे कि आप बेरोजगार हैं। ऐसी परिभाषा आईएलओ की है। मतलब आज दिन भर सुबह 8 बजे से हम चले और दिन भर रोजगार खोजे और रोजगार हमको नहीं मिला, तो अब हमको कल ऐसा मान लिया जाएगा कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ, क्योंकि मैं रोजगार काम करना चाहता हूँ, हमारी इच्छा भी है, हम योग्य भी हैं, लेकिन हमको काम नहीं मिल पा रहा है, तो कल से हम बेरोजगार समझे जाएंगे। ये परिभाषा है। एक और सोशल थिंकर है कार्ल ब्रिशम, तो इनके अनुसार जो परिभाषा है वो बेरोजगारी श्रम बाजार की वह स्थिति है जिसमें श्रम शक्ति की आपूर्ति उपलब्ध नौकरियों की संख्या में अधिक होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कंडीशन ऑफ लेबर मार्केट इन विच द सप्लाई ऑफ लेबर पावर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब्स। जितना नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब है उससे ज़्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या है, अगर ऐसी स्थिति है तो उसको बेरोजगारी बोलेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 10 ठो काम है और काम करने वाले लोग 100 है, 10 लोग हैं, 10 जॉब्स कितना है? जॉब्स कितना है? नंबर ऑफ जॉब्स जो है, नंबर ऑफ जॉब्स कितना है? नंबर ऑफ जॉब्स की संख्या है 10 और नंबर ऑफ पर्सन कितना है? नंबर ऑफ पर्सन कितना है? नंबर ऑफ पर्सन है 100। तो इसका मतलब क्या कि 90 लोग बेरोजगार हैं, 90 लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगार हैं। ये जो 90 लोग हैं ये आपका बेरोजगार है। यही तो परिभाषा है, ठीक है। अगला, अब इसका कारण क्या है? बेरोजगारी कारण क्या है? तो कारणों को देखा जाए, जनसंख्या विस्फोट है, सब तो डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी आप सब जानते हैं, कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। जनसंख्या विस्फोट है, इतना जनसंख्या होगा, इतना पॉपुलेशन होगा तो सबको कहाँ से मिलेगा रोजगार? लाखों लाख। आप समझिए कि आईआईटी से लेकर के, एनआईटी से लेकर के, बीटेक के सारे कॉलेज से लेकर, सिंपल ग्रेजुएट से लेकर पीजी से लेकर के, हर साल भारत में स्नातक होने वाले की संख्या लाखों में है, करीब 10 लाख के ऊपर। अब इतना लोग हर साल आएगा होकर ग्रेजुएट,
पीजी, सबको जॉब्स कहाँ मिलेगा? जॉब्स का लिमिटेशन है। अब जो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख गया, वो एग्रीकल्चर में काम करना चाहेगा नहीं, कृषि काम करना चाहेगा नहीं। कोई ग्रेजुएट है तो छोटा काम करना चाहेगा नहीं, उसको अच्छा काम चाहिए। और अच्छा काम कितना अवेलेबल है मार्केट में? कम अवेलेबल है। इतनी बड़ी आबादी जब होगी तो इतनी बड़ी आबादी को सबको जॉब नहीं मिल सकता है, ये सामान्य सी बात है। इसका एक और दूसरा पहलू भी है कि जनसंख्या को भार नहीं समझा जाए, इसको माना जाए डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक नया एक आपका कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफी, देखिएगा आगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक कॉन्सेप्ट है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या अधिक है तो हमारे फायदे के लिए, हमारे वो काम के लिए है, हमारे लिए, हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं कि वो बेकार नहीं है। तो जनसंख्या विस्फोट, दोषपूर्ण नियोजन, प्लानिंग गलत करेंगे तो भी, तकनीकी परिवर्तन अचानक। अब आप देखिए ना, जैसे मशीन आ गया, जेसीबी मशीन आ गया। अब जेसीबी मशीन आएगा, वो क्या करेगा? पहले मिट्टी कोड़ने का काम था तो मिट्टी का काम में लेबर लगता था, 10 लेबर 20 लेबर काम करते थे दिन भर, तब जाकर के मिट्टी कोड़ते थे। अब जैसे मशीन आ गया, 10 मिनट मशीन लगा, काम खत्म हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब जो है वो पहले वाली बात नहीं रही। पहले अब मशीन, तकनीक नया नया आ गया, मशीन नया नया आ गया। तकनीक और मशीन जब आएगा तो तकनीकी परिवर्तन होने से भी समस्या होगी। ठीक है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी शिक्षा पर दोषपूर्ण है। सब सिंपल ग्रेजुएट, अब कोई सिंपल ग्रेजुएट करके आएगा फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, हिस्ट्री से, बायोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, क्या जॉब मिलेगा उसको? चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान में टेक्निकल एजुकेशन सबको मिल रहा है। टेक्निकल एजुकेशन से लोग क्या कर रहे हैं? जैसे हुए ग्रेजुएट, कुछ ना कुछ काम मिल गए। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बीए बीएससी कर लिए, अब तैयारी शुरू करेंगे रेलवे का, एसएससी का, बैंक का, आईएएस का, पीसीएस का, जेपीएससी का। चला पता कि 6 साल, 8 साल, 10 साल तक तैयारी किए, कुछ नहीं हो पाया, सरकार भी नहीं निकाली वैकेंसी, अल्टीमेटली सब बेरोजगार आ गए। तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी समस्या है, उसमें भी दोष है, इसलिए ऐसा माना जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग का अभाव सबको नहीं है। कुटीर उद्योग की समाप्ति, कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त की अग्रसर है। बहुत सारा अब ऐसा हो गया कुटीर उद्योग कि कुछ जो पहले से था उसकी समाप्ति हो रही है, तो उससे भी जॉब्स लोगों के लिए घट रहा है जॉब्स। रोजगार केंद्र की कमी, कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट सेंटर नहीं है जिसमें रोजगार बने। कंबाइंड फैमिली है ना, कंबाइंड फैमिली का विघटन। अब क्या हुआ? संयुक्त परिवार, पहले था क्या था कि संयुक्त परिवार था। अगर मान लिया जाए 4 भाई पूरा सब मिला के सब परिवार रह रहे हैं, उसमें एक भाई का जॉब चला गया, जॉब छीन गया उसका, चलो 3 ठो कमाने वाला है, सबको हो जाएगा। लेकिन अब कंबाइंड फैमिली रहा ही नहीं। ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन, सबको लगता है कि शहर में जॉब मिल जाएगा। सारे गांव के लोग उठ के शहर की ओर आ रहे हैं। अब सारे गांव के लोग शहर की ओर उठ के आएंगे तो शहर में भी जॉब्स का लिमिटेशंस है, तो उतना नहीं मिल पाएगा जॉब। मौसम भी आता है तो हो गया बेरोजगार। ठंडा आया तो मान ले ठंडा के दिन में रुई भरने वाला काम खूब चल रहा है। जैसे गर्मी आ गई, वहाँ के लोग, तो मौसमी कारणों से भी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी, ये इसका मतलब होता है कि लोग काम करने के लिए जितना काम करना चाहिए, जैसे मान लिया जितना काम है, एक खेत में काम है, वहाँ काम है 2 आदमी का, लेकिन पूरा घर का लोग बिजी, 6 लोग बिजी है। अब 6 लोग बिजी है तो इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग रोजगार, सबको नहीं मिला हुआ काम। अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति, पूंजीगत उद्योगों पर बल नहीं, श्रम गतिशीलता की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण उपयोग। ऐसा माना जाता है कि झारखंड जैसे राज्य में जितना इसका रिसोर्स है, उस सारे रिसोर्स में देखा जाए कि वो रिसोर्स में भी ठीक से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक से उपयोग होगा तो, अच्छा से उपयोग अगर होगा तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बचत की नीची दर, पूंजी का अभाव, गिरती हुई क्रय शक्ति, करों में वृद्धि, उचित रोजगार की नीति का अभाव, अच्छी पॉलिसी नहीं बनी हुई है,
एम्प्लॉयमेंट की या जॉब की पॉलिसी अच्छी नहीं बनी है, ना केंद्र सरकार का ना झारखंड सरकार का। केंद्र सरकार का भी वही बुरा हाल है और झारखंड सरकार का बुरा हाल है। एम्प्लॉयमेंट अगर पॉलिसी बन जाए कि भाई हमारे राज्य में जितने भी ग्रेजुएट होंगे, हमारा जितने भी मैट्रिक पास करेंगे या जो श्रमिक हैं उनको साल भर में कैसे मैनेज करना है, और छोटा मोटा है चाहे जैसे भी हो सही, लेकिन उनको जॉब देने का प्रयास करना है। अगर ऐसा होगा, ऐसा रहेगा तो अच्छा मान होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी अच्छी नहीं है सब जगह, तो इससे भी समस्या होती है। ये सारा पॉइंट था। प्रकार देख लीजिएगा, मौसम के आधार पर मौसमी, चक्रीय, शिक्षा के आधार पर शिक्षित अशिक्षित, क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण, शहरी, नगरीय, तकनीकी बेरोजगारी, अल्प अर्ध आकस्मिक बेरोजगारी, ये प्रकार आप देख लीजिएगा, प्रकार आप समझ लीजिएगा। जेपीएससी के छात्र हैं तो उतने तो मैच्योर है कि आप समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार कितना होता है। इसको विस्तार करके तो बहुत लंबा लग जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। परिणाम देखा जाए कि परिणाम बहुत खतरनाक होता है। अगर बेरोजगारी है तो अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले क्राइम, अपराध में वृद्धि, क्राइम बढ़ेगा आपका। जितने लोग बैठे रहेंगे काम मिलेगा ही नहीं। अगल बगल के लोग देख रहे हैं अच्छा खाना खा रहा है लोग, समाज में सबके पास गाड़ी है, पैसा है, तो जिसके पास बेचारा जॉब नहीं है वो बैठ के हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अगर कोई इसको मिल गया मिसगाइड करने वाला कि चलो ये काम करो, क्राइम भले ही क्राइम कर लो लेकिन तुमको इतना पैसा मिल जाएगा, तो शामिल हो गए, नक्सलियों के ग्रुप में शामिल हो गए, लूटने लगे, बैंक डकैती करने लगे, चोरी करने लगे या कुछ और ड्रग्स बेचने लगे। अभी आप देख रहे हैं झारखंड में अफीम और तस्करी, वास्तव में अफीम की तस्करी का जो केंद्र था वो इंडिया से बाहर अफगानिस्तान था, लेकिन अफगानिस्तान के बाद अगर अभी देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में तो झारखंड एक ऐसा राज्य हो गया है जहाँ से अफीम की तस्करी हो रही है। ये किस लिए हो रहा है? ड्यू टू बेरोजगारी। बेरोजगारी है तो लोग लगता है कि अफीम तस्करी बेचेंगे तो उससे पैसा कमा लेंगे। तो अगर आपकी बेरोजगारी शहर में, गांव में, घर में रहेगी तो उससे अपराध बढ़ेगा ही। मानसिक तनाव है ना, फ्रस्ट्रेशन, सब फ्रस्ट्रेट है, जॉब ही नहीं है। झारखंड के बच्चे तैयारी कर करके मर गए। सीजीएल सारा चल रहा है तो चल रहा है 15-16 से चल ही रहा है, 8 साल से सीजीएल का ड्रामा हो रहा है, बाकी एग्जाम कुछ हो ही नहीं रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है। सारे तैयारी करने वाले बैठे हैं, सब मेंटल टेंशन में है। मेंटल टेंशन में रहेंगे तो ये भी अच्छा नहीं। स्वास्थ्य की समस्या, अगर स्वास्थ्य खराब होगा बार बार आपका तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। नैतिक पतन हो जाएगा आपका, परिवार टूट जाएगा। परिवार टूटता नहीं है, अगर आप बेरोजगार हैं कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी आपसे, और शादी करने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं तो कोई लड़की आपको टिकेगी नहीं, वो छोड़ के चली जाएगी। अगर मान लिया जाए, उनको लगेगा, जिस महिला को लगेगा कि हमारा हस्बैंड जो है या हम पत्नी के लिए या बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वो वहाँ से अपना परिवार छोड़ सकती है, डिवोर्स हो सकता है या तो कहीं और चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? परिवार टूट जाता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो इसके परिणाम में, बेरोजगारी के परिणाम में आपका परिवार जो है सो खत्म हो सकता है। गरीबी और बढ़ेगा। आंदोलन क्रांति, ये बड़ी अच्छा पॉइंट है। आंदोलन या क्रांति या युवा असंतोष, अगर बेरोजगारी लंबे समय तक रहा, अभी देखें ना झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में हुआ डिजिटल स्ट्राइक हुआ, डिजिटल स्ट्राइक हुआ, डिजिटल स्ट्राइक हुआ। अब उसके आगे क्या होगा? उसके आगे होगा फिजिकल स्ट्राइक होगा, फिजिकल स्ट्राइक होगा। डिजिटली लोग जुड़े कि जॉब दो, एसएससी में जॉब दो, एसएससी में जॉब भरो, एज में छूट दो। ये सब इससे ही हो रहा है, बेरोजगारी से हो रहा है। मूवमेंट, क्रांति भी हो सकती है। क्रांति जब समाज में एकदम कोई स्थिति नहीं रहेगा, कोई चारा ही नहीं होगा युवाओं के पास कि अब बिना क्रांति किए कोई उपाय नहीं है, तो क्रांति कर डालेंगे, लड़ जाएंगे, विद्रोह कर देंगे। विद्रोह करने में नुकसान भी होता है जान माल का। आप देखिए झारखंड में कितना विद्रोह हुआ है। झारखंड जो है सो विद्रोहों का राज्य है। यहाँ पे लोग जल्दी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते लंबे समय तक, तो विद्रोह हो जाएगा। युवा संतोष भी है, युवा संतोष हो जाएगा। अब युवा संतोष का मतलब क्या है कि सब लोग दुखी हैं, सरकार से नाराज है। सब छात्रों को ऐसा लगता था कि हमारी नई सरकार आएगी तो कुछ करेगी युवाओं के लिए, सरकार बदल दिया, कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये भी आपका सब बेरोजगारी का परिणाम में है। अगला सामाजिक समस्याएं, जैसे भिक्षावृत्ति में बढ़ी। बहुत दिन तो गरीब बेरोजगार रहेगा तो क्या करेगा? भीख मांग के लोग खाएगा, तो भिक्षावृत्ति बढ़ेगी। भीख मांग के खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। वेश्यावृत्ति बढ़ सकती है। वेश्यावृत्ति का कारण में जब पता लगाया गया, एक सर्वे किया गया
ये सर्वे जब हुआ तो सर्वे में सर्वे जो किया गया उस सर्वे में वेश्यावृत्ति में दो बातों को माना गया मुख्य रूप से। एक माना गया गरीबी और एक माना गया बेरोजगारी। गरीबी है तो वेश्यावृत्ति और बेरोजगारी है तो वेश्यावृत्ति। अगर महिलाओं को लड़कियों को जॉब मिल जाता तो हो सकता है कि ये वेश्यावृत्ति वाला काम नहीं करते। तो ये सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक अपराध है, या कहा जाए कि सामाजिक गंदगी है, शुरू हो जाती है। बेरोजगारी जब बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोग फिर जहाँ तहाँ मिसगाइड हो सकते हैं। अब बात है कि दूर करने का उपाय क्या है। दूर करने का उपाय है कि भैया जनसंख्या है तो उसके अनुसार, तो 2011 के अनुसार जो झारखंड की जनसंख्या थी वो था आपका 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ 16 लाख, 4 करोड़ 16 लाख जो है झारखंड की आबादी थी। अब इतना आबादी झारखंड का होगा तो सबको कहाँ से जॉब मिल पाएगा, कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? समस्या होगी, सबको उपलब्ध ही नहीं कराया जाएगा, सबको उपलब्ध नहीं कराता है। तो उस केस में क्या है कि ये काम किया जाए कि अभियान चलाया जाए कि अपनी जनसंख्या को आप कम कीजिए। अगर एक अभियान चलता है जन जागृति का, तो उससे क्या होगा कि आप जनसंख्या आपकी कम की, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो की बात, जब हम दो मतलब हम बच्चे कम पैदा करें, पॉपुलेशन कम होगा तो ये बाद में जाके 10 साल 20 साल पॉपुलेशन में कम करने में लगे रहें तो फिर जाकर बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको आबादी कम होगी। दूसरा इसका पहलू है, इसका दूसरा पहलू पे बात किया जा रहा है कि जनसंख्या को भार नहीं माना जाए। जनसंख्या को, इसका दूसरा पहलू यह है कि जनसंख्या जो अधिक है उसको बोझ नहीं समझा जाए। जनसंख्या जो हम बताया ना कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है किसी राज्य में, किसी देश में, तो उसका दो पहलू है। पहला पहलू है कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब ज़्यादा है तो इसको प्रयास किया जाए कि कम करने का प्रयास किया जाए, ताकि पॉपुलेशन कम होगा तो लोगों को समस्या कम होगी। लेकिन दूसरा पहलू इसका है कि अगर जनसंख्या आपका ज़्यादा है तो जनसंख्या को कन्वर्ट कर दिए रोजगार वाले काम करने वालों में, विदेश जाके कहीं जाके और तकनीकी सीख करके वे काम, तो उसको बोझ नहीं समझा जाए। ठीक है, इसको बोला गया जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह देखना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि यदि भारत की जनसंख्या अधिक कार्यकारी होगी तो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। तो अगर भारत की जनसंख्या अधिक काम करने वाली होगी, झारखंड की जनसंख्या अधिक काम करने वाली होगी, तो वो क्या होगा, उससे देश की या राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सपोर्ट ही मिलेगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे लोग बात करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास को तेज करना, आर्थिक विकास अगर दूर करना है बेरोजगारी तो प्रयास कीजिए कि आर्थिक विकास दूर कीजिए। जहां अभी भारत का विकास दर 7 से 8% है और झारखंड का विकास दर 6.5%, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, कम है, कम है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। सहकारी खेती है, उसको सपोर्ट किया जाए। सहकारी खेती को अगर सपोर्ट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो खेती हो रहा है उससे जो उत्पादन है उसे बढ़ेगा। झारखंड में पैक्स जो है वो पैक्स इसका संभालते हैं जिम्मा, पैक्स को बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, पैक्स संभालते हैं। और अभी बात चल रहा है कि झारखंड में बात चल रही है कि झारखंड में पैक्स को अब CSC कॉमन सर्विस सेंटर है ना, CSC जो पैक्स है, झारखंड का जो पैक्स है वो पैक्स को कन्वर्ट करने में CSC, जो झारखंड का पैक्स है उसको हम लोग CSC में कन्वर्ट कर देंगे। CSC क्या होता है, CSC होता है कॉमन सर्विस सेंटर में परिवर्तित करने की बात चल रही है कि इसको इसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे भी हो सकता है। बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन, अगर बेरोजगारी दूर करना है तो भैया पैसा सेविंग कीजिए, म्यूचुअल फंड है, SIP है, इसमें कीजिए, आप पैसा बचाइए। झारखंड सरकार भी इसके लिए काम कर सकती है। झारखंड सरकार चाहेगी तो झारखंड सरकार कैसे पैसा बचाएं, है ना, झारखंड सरकार चाहेगी तो काम कर सकती है कैसे पैसा बचाएं, और लोगों में जन जागृति और ट्रेनिंग कर सकती है कि कैसे पैसा बचाएं, कैसे पैसा बचेगा तो काम आएगा लोगों का। तो ये अभियान भी चला सकती है झारखंड सरकार, इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं। रोजगार परक शिक्षा प्रणाली, ऐसा शिक्षा व्यवस्था हो जिससे लोगों को रोजगार मिले। लघु कुटीर उद्योग है, इसको कीजिए, बढ़ाइए। ठीक है ना, चूड़ी का, हैंडीक्राफ्ट का, मछली पालन,
मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन जितना हो सके। अब देखिए ना झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में जितना मछली की आवश्यकता है, मछलियों में से मछली आ रहा है कहाँ से, आंध्रा से और बंगाल से। क्यों आएगा भैया, जब झारखंड राज्य अगर खुद अपने राज्य के खपत के अनुसार मछली का करेगा उत्पादन, क्यों बाहर से क्यों आएगा, बाहर से आ रहा है तो दाम भी बढ़ेगा, सामान बाहर से आएगा रेट बढ़ेगा उसका। तो बंगाल आंध्र प्रदेश से जो मछली आ रही है, मछली बाहर से ना आके झारखंड में भी उपजाया जाए और मछली खेती में बढ़ावा दिया जाए, खेती और किया जाए, तो उससे क्या होगा, उससे खेती बाहर से नहीं आएगा। सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया जाए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हाउसिंग है आदि का विस्तार किया जाएगा। इससे भी क्या होगा, बड़ी मात्रा में जॉब निकल के आएगा। अभी आप देख लीजिए कि भारत सरकार ने रोड बनाने का काम खूब किया, रोड खूब बन रहा है, तो रोड में काम करने वाले श्रमिकों को जॉब मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, है ना, अगर एजुकेशन का ठीक है, या हेल्थ केयर का, ये बहुत ज़्यादा काम किया जाए इस पर, तो इस पर भी आपका जॉब निकल के आएगा। जो गैर कृषि गतिविधि है उस पर भी ज़्यादा बल दिया जाए, उद्योगों पे, इंश्योरेंस पे, टूरिज्म पे। झारखंड टूरिज्म की बड़ी संभावना है, ऐसा माना जाता है कि झारखंड ऐसे राज्य में टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। आप देख लीजिए रांची, जमशेदपुर, ठीक है ना, आपका चतरा, देवघर, दुमका, ठीक है ना, धनबाद, गढ़वा, ये गुमला, ये ऐसे जितने ज़िले का हम नाम ले रहे हैं, सारे ज़िलों में घूमने की अपार संभावनाएं हैं। टूरिज़्म का झारखंड में अपार संभावना है, और झारखंड सरकार अगर चाहे कि थोड़ा सा इसको और अच्छे से प्रमोट किया जाए, बड़ा किया जाए, तो ये बहुत आगे टूरिज़्म निकल सकता है। इससे क्या होगा, नए प्रकार का जॉब क्रिएट होगा। इतना जलप्रपात है झारखंड में, सारे जलप्रपातों को अगर डेवलप कर दिया जाए तो जलप्रपात के आसपास बहुत सारे टूरिज़्म, मतलब टूरिस्ट बाहर से और देश से या झारखंड से जा सकते हैं। जब आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अगर भारी मात्रा में लोग पहुँचेंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अपने आप बड़ी हो जाएगी। आएंगे लोग तो रहने की व्यवस्था, रहेंगे कहाँ, रहेंगे, रहने के लिए जगह चाहिए तो जगह होगा, तो जगह से पैसा आएगा, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, घुमाने के लिए लोग चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टूरिज़्म में एक नया प्रकार का जॉब बहुत क्रिएट हो सकता है, और झारखंड में अपार संभावनाएँ हैं। झारखंड सरकार अगर इसको ध्यान देगी अच्छे से तो इसमें बहुत आगे तेजी से काम किया जा सकता है। श्रम प्रधान युक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है ना, जैसे नए घरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, नहरों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, ठीक है ना, तो इससे लोग मिलेगा। शिक्षण प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग दिया जाए, ऐसा पढ़ाई किया जाए जो पढ़ने के साथ ही, जैसे मान लिया कोई बीए कर रहा है हिस्ट्री से, बीए कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से, बीए कर रहा है इकोनॉमी से, बीए कर रहा है आपका ज्योग्राफी से, तो साथ साथ उसको टेक्निकल सिखा दिया जाए कि वो पार्ट टाइम जॉब करके भी 4-5 हज़ार रुपये निकाल सके, जिसमें किसी पे भार नहीं पड़ेगा। तो ऐसे छोटे मोटे जॉब, और जैसे वो बीए करेगा तो कुछ अपना और काम करेगा, साथ ही साइड से कुछ जॉब कर लेगा, काम कर लेगा, जिससे कुछ पैसा आ जाएगा, कुछ पैसा आएगा तो आगे बढ़ सकते हैं लोग। आय की संभावना, आय की असमानता को दूर करना, आय की भी तो असमानता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में 10% लोगों के पास 90% पूंजी है, ये घोर आर्थिक असमानता है। भारत ऐसे देश में, भारत ही नहीं, जो विकासशील कंट्री हैं, विकासशील कंट्री की एक समस्याएं क्या है कि सारा जो पूंजी है, जो सारा कैपिटल है, वो कंसंट्रेट है कुछ खास लोगों के पास। अब ऐसा माना जाता है कि भारत में 10% पूंजी जो है, भारत में 90% जो पूंजी है वो 10% लोगों के पास संग्रहित है। तो उससे क्या होगा, एक घोर आर्थिक असमानता है। जब घोर आर्थिक असमानता रहेगी तो बेरोजगारी इसमें अब फैलेगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का विस्तार, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है कि अब किया जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है सो किया जाए। अभी झारखंड में 24 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, 24 और 24 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 7 लाख लोग पंजीकृत हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर ध्यान दिया जाए कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जो झारखंड के लोग पंजीकृत हैं उनको जॉब कैसे मिले, या उस पॉपुलेशन को कैसे मतलब जॉब के लिए कन्वर्ट किया जाए, काम किया जाए, तो ये देखना पड़ेगा। झारखंड में 24 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। वास्तव में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे है, इससे लेकर के जो सब डिवीज़न है उस सब के हेडक्वार्टर में खुलना चाहिए। अनुमंडल कार्यालय में खुल जाएगा तो
गांव के जो आसपास के बच्चे हैं वो जा पाएंगे और जा करके अपना नाम वहाँ पे लिखवा सकेंगे। और सरकार को ये आइडिया मिलेगा कि हमारे या किसी ज़िला में कोई भर्ती करना है या ज़िला में कुछ काम करना है तो प्रायोरिटी उनको दिया जाए कि जो अपना नाम लिखवाए हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिनका नाम होगा उनको जॉब पहले मिलेगा। तो एक अच्छे से नई सुविधा होगी। ऐसा विदेशों में है, विदेशों में ऐसा है, भारत में उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये भी अच्छा है। प्रशासनिक रिफॉर्म किया जाए, व्यावसायिक मार्गदर्शन की सुविधा दी जाए, ठीक है। रांची में, दुमका में, धनबाद में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में, देवघर में, डाल्टन पलामू में, डाल्टनगंज में या मेदिनीनगर में, धनबाद, बोकारो में जो व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्र खुला जाए। कम वोकेशनल ट्रेनिंग और अलग से सरकार खोल सकती है। तो उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी लोगों को ट्रेंड किया जा सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट अब आजकल चला है, विदेशों में प्रवसन, विदेशों में प्रवसन, है ना। विदेशों में प्रवसन मतलब विदेश में लोगों को भेजना। झारखंड का जहाँ तक बात है, झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी बाहर रहती है, करीब 1 मिलियन के आसपास, 10 लाख के आसपास। झारखंड की 10 लाख की आबादी, झारखंड की 10 लाख की आबादी, झारखंड की 10 लाख की आबादी बाहर रहती है, विदेशों में रहती है। गल्फ कंट्री में ज़्यादा है, सऊदीया में, है ना, कुवैत में, अम्मान में। कुछ लोग अमेरिका भी चले गए हैं, कुछ लोग चले गए, कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी है, अफ्रीका में है। तो ये 10 लाख की आबादी जो बाहर रहती है, जो बाहर काम कर रही है, एक कार्यशील जनसंख्या है। और इस पॉपुलेशन को और प्रमोट किया। एक नई प्रकार की संकल्पना है कि जो लोग, अगर आपके पास आबादी ज़्यादा है तो उस आबादी, जो ज़्यादा आबादी है, उसको आप भेज दीजिए, बाहर भेज दीजिए काम करने के लिए। जब बाहर काम करने के लिए भेजिएगा तो ये बाहर लोग जाएंगे, काम करेंगे और वहाँ पैसा अर्न करके पैसा भेजेंगे, झारखंड में पैसा आएगा। तो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है या झारखंड के लोगों की जो आय है वो बढ़ेगी। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि और लोगों को बाहर भेजा जाए काम करने के। अब मान लिया जाए 3 भाई है परिवार में, क्या करें, घर में एक आदमी का काम है, एक आदमी घर में रहेगा, 2 आदमी बाहर चला जाए काम, या पारी जाएगा, 1 साल ये जाएगा, 1 साल ये जाए, 1 साल ये जाए। जब ये 1 साल घर में, एक भाई जाएगा 1 साल काम करने बाहर, तो 2 भाई 1 साल घर में रहेगा। फिर बीच वाला भाई जाएगा 1 साल काम करने, तो 2 भाई घर में रहेगा। फिर एक भाई जाएगा काम करने, 2 भाई घर में रहेगा। तो ऐसे घर भी संभल जाएगा और बाहर जा करके, झारखंड से बाहर जा करके कुछ पैसा भी अर्न कर लेंगे। तो ये नई बात है, ये नया कॉन्सेप्ट में सब लोग बल दे रहे हैं कि नहीं, अगर आप काम आपकी नहीं कर पा रही आबादी, तो उस आबादी को बाहर भी भेजा जा सकता है और बाहर भेज करके आप पैसा कमा सकते हैं। अनुत्पादक कार्यों पर रोक, जैसे खर्चीली शादियाँ हैं, शराब है, वेश्यावृत्ति है ना, कर्मकांड है, उस पर खूब खर्चा हो रहा है। अब मान लिया जाए औकात ही नहीं है हमको शादी करने का, खर्चा करने का औकात है 3 लाख का और खर्चा कर रहे हैं 13 लाख। 3 लाख रुपया खर्चा करने की औकात नहीं करते। अब 13 लाख रुपया खर्चा कर दिए, सारा जो बची खुची पूंजी सब था उसके चक्कर में जॉब भी जा सकता है, ठीक है ना। मतलब बेरोजगार आप हो सकते हैं, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च कर देंगे तो गरीबी होगी। और देखिए, इतना पैसा खर्च कर तो गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी कारण है बेरोजगारी का। गरीबी और होगा तो आप बेरोजगार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं किया जाए। कर्मकांड है, अब मान लिए किसी का कोई पूजा पाठ है, किसी का मतलब डेथ हो गया, तो खर्च कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत खर्चा करने का चलन है। बगल में इतना खर्चा कोई किया है तो हमको इतना खर्चा करना चाहिए। ये भी आपका है कारण। राष्ट्रीय निर्माण के विभिन्न कार्य, आधारभूत संरचना वाले कार्य, जैसे फ्लाईओवर बने, बड़े शॉपिंग मॉल बने, नेशनल हाईवे बने, राज्य का हाईवे बने, तो इसमें बहुत सारे रोजगार का हो सकता है सृजन। अब थोड़ा सा डेटा, अब ये फैक्ट, ये पीटी में काम आएगा, ये सब सारा पीटी में काम आएगा, ये सब सारा पीटी का फैक्ट है, ये सब सारा पीटी का फैक्ट है, पीटी का फैक्ट है, ये पीटी में आपका काम आएगा। झारखंड में बेरोजगारी, झारखंड में बेरोजगारी में देख लीजिए, झारखंड बेरोजगारी में क्या क्या है। तो झारखंड में बेरोजगारी की जो दर है वो है 17.3%। ये सब डेटा काम में आपको आएगा। 17.3%, 17.3% जो है वो यहाँ का डेटा है।
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार। भारत देश का जो दर है वो 8.3% है, जो देश में दर है वो 8.3% है। तुलना कीजिएगा तो देश में झारखंड ज़्यादा है। बेरोजगारी के 5 राज्य, बेरोजगारी के जो जहाँ ज़्यादा है वो 5 राज्यों का नाम देखा जाए तो पहला राज्य आता है आपका हरियाणा। हरियाणा में आपका है 37.3% बेरोजगारी। सब डेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब जानना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जम्मू कश्मीर में 32.8%, राजस्थान में 31.4%, झारखंड की बात की जाए झारखंड में 17.3% और त्रिपुरा में 16.3%। ये 5 राज्य जो हैं वो झारखंड के बेरोजगार राज्यों में आते हैं सबसे अधिक, हरियाणा से लेकर के, मतलब हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर त्रिपुरा है। ये 5 राज्य हैं जहाँ के बेरोजगारी के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। सबसे अधिक बेरोजगार कहाँ पे है तो हरियाणा में है। और सबसे कम, सर्वाधिक हो गया और सबसे कम राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। सबसे कम वाला जो राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे मात्र 0.4% बेरोजगारी है। ये बहुत बड़ी बात है कि मात्र 1% भी नहीं है हरियाणा में, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ छत्तीसगढ़ में? ड्यू टू मनरेगा, और राज्य सरकार वहाँ की बहुत एक्टिव है जॉब देने में। जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो वहाँ के युवाओं के लिए लोकल लेवल पे जॉब बहुत दी है, इसीलिए वहाँ बेरोजगारी का परसेंट बहुत कम है, 0.4%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़िएगा, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस कंट्री में है तो सबसे कंट्री वाला जो देश है वो है आपका अफ्रीका। सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो कंट्री आपका है अफ्रीका। भारत का सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो जॉब मिला है वो मिला है मनरेगा से, और जो जॉब मिला है वो मिला है मनरेगा से। ठीक है, झारखंड में रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कितनी है तो उसमें 4 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है। संख्या तो 7 लाख के आसपास है, लेकिन जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उनकी संख्या 4 के आसपास है। झारखंड में सरकारी जो पद है वो 5 लाख पद का पोस्ट है, लेकिन उसमें खाली कितना है तो खाली आपका 3,50,000। झारखंड में 5,35,000, झारखंड में 5,35,737 पद स्वीकृत है सरकारी, जिसमें कि 3,50,721 पोस्ट खाली है। अगर ये 3,50,721 पोस्ट को भर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, रोजगार जॉब मिल जाएगा। तो झारखंड के बंटवारा होने के बाद भी अभी आज तक कोई बड़े पैमाने पर नियुक्ति नहीं हुई है, जो कि एक बहुत क्या बोल रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण वाली स्थिति है। कोरोना के बाद सरकारी रोजगार जो दिया गया, जो डेटा सरकार ने दिया है 19-20 में 13,667, 20-21 में 2,504 और 21-22 में 2,119, ये सब सरकार का डेटा है। सरकार ने सब ये डेटा जारी किया है, इसको देख लीजिएगा। श्रमिकों का पलायन हरियाणा कहाँ पे हो रहा है? झारखंड के श्रमिक, झारखंड को बुलाता है लेबर स्टेट। झारखंड को सुनने में बुरा लगता है, लेकिन झारखंड को बुलाया जाता है लेबर स्टेट। झारखंड जो है उसको बुलाया जाता है लेबर स्टेट बुलाता है। तो झारखंड लेबर स्टेट है, वहाँ पे कहाँ पलायन हो रहा है तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, दिल्ली में, मुंबई में और कोलकाता, इस सब में सारे मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक है, प्रवासी श्रमिक के लिए एक हेल्पलाइन चलाया जा रहा है। जो श्रमिक काम करने जाते हैं बाहर, उनके लिए चलाया गया हेल्पलाइन चलाया गया है। दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से मौत के बाद पैतृक आवास तक मजदूरों के शव को पहुंचाना के लिए चल रहा स्कीम, उसका नाम है अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण पुनर्वास योजना। कोई ऐसा मजदूर है जो बेचारा बेरोजगारी के बाद बाहर गया था काम करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा या इंडिया से बाहर, और उसका डेथ हो जाता है, तो उसके बॉडी को या उसके पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए, है ना, पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था की गई है। उसका नाम है अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण और पुनर्वास स्कीम। इसके तहत उस श्रमिक को घर तक लाया जाता है। झारखंड का श्रम बल भागीदारी दर, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फोर्स, वो 45% है।
इसका मतलब हुआ कि जो झारखंड की जितनी जनसंख्या है उसमें 45% जो पॉपुलेशन है वो काम पे काम कर रहा है। जो श्रम बल पार्टिसिपेशन है वो 45% है। मतलब कि 100% आबादी में 65% आबादी काम नहीं, इसका अर्थ यही होता है कि काम नहीं करती है। इसका मतलब 100 में 45 व्यक्ति ही काम करते हैं और जिससे कि कुछ मतलब जॉब करके कुछ अर्न करते हैं, चाहे वो कृषि हो, दिहाड़ी मजदूर हो, सरकारी हो, जो भी हो, लेकिन 45% लोग ही काम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 65% लोग जो हैं सो कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बल, पूछता है एग्जाम में। एक आपका CMII है, CMII है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग। एक ये कहा जाए कि ये अंतर्राज्यीय एजेंसी है जो कहता है कि झारखंड में बेरोजगारी की दर कोविड के बाद घटी है। उसका मानना है ये जो संस्था है क्या करती है, संस्था सारे राज्यों के बारे में राय बताती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड जैसे राज्य में कोरोना के बाद आफ्टर कोविड थोड़ा सा घटा है बेरोजगारी, ये बोल रहा है वो। 2020-21 में थोड़ा सा डेटा ले लिए हैं। जो GSDP है आपका झारखंड का, वो है आपका वृद्धि है 8.8% है। 8.8% सकल घरेलू उत्पाद जो राज्य का है वो वृद्धि आपका 8.8% है। बेरोजगारी से जो सवाल आने की संभावना है वो दो तरह का सवाल आएगा। एक सवाल तो आएगा फैक्चुअल, जो फैक्ट से आएगा, और दूसरा सवाल आपका आएगा स्कीम से। कौन सा स्कीम राज्य सरकार का है, कौन सा स्कीम केंद्र सरकार का है, जो स्कीम चलाया जा रहा है। ये सारा आपको है। भत्ता थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग नया लाया गया है। कितना ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा भगवान जाने, लेकिन झारखंड बेरोजगारी भत्ता एक नया एक आइडिया है। समय भी आपका हो रहा है 57 हो गया, 10:57। तो इसमें भत्ता लाया जा रहा है। ठीक है, अब भत्ता किसको मिलेगा, इसका नाम रखा गया है झारखंड बेरोजगारी भत्ता 2022। ठीक है, वर्ष 22-23। विभाग कौन है, श्रम नियोजन एवं प्रशासन विभाग। योजना की घोषणा है हेमंत सोरेन के द्वारा, मुख्यमंत्री CM हेमंत सोरेन के द्वारा। इसको लाभ किसका मिलेगा, शैक्षिक योग्यता के आधार प्रति माह युवाओं को वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवकों युवतियों को सहायता प्रदान करना। पैसा कितना मिलेगा, 5,000 से 7,000 तक। पंजीकरण होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसके दो दस्तावेज हैं बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार ID, है ना, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अस्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र इत्यादि के माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो 1 घंटे की क्लास थी। 1 घंटे की क्लास में हम प्रयास किए कि बेरोजगारी में फैक्ट के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी। सबसे मज़ेदार था परिभाषा इसकी। आपको जो लगता है वो नहीं था, परिभाषा अलग था इसका कि कोई व्यक्ति अगर काम करने का इच्छुक नहीं है तो इसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और योग्य भी है और उसे काम नहीं मिल रहा है तो उससे माना जाएगा कि वो व्यक्ति बेरोजगार है। अथवा आज मेरा मन किया कि आज से हमको काम ढूंढना है और काम ढूंढने गए और दिन भर काम हमको नहीं मिला तो कल हमको बेरोजगार माना जाएगा। ये टॉपिक था बेरोजगारी जो टॉपिक था वो था आपका JPSC PT मिसलेनियस। लेकिन मेरा अप्रोच था कि आपके PT के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू सबके लिए करवा दें। मेरा कंबाइन क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा कमेंट, आपका अच्छा कमेंट हम लोग को बल मिलता है काम करने से। और ऐसे भी झारखंड वैकेंसी अभी है नहीं तो मोटिवेशन 0 है, लेकिन मोटिवेशन 0 होने के बाद भी हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, PT का काम कर रहे हैं, टेस्ट पेपर का, मटेरियल का, नोट्स का, टेस्ट के लिए सब तैयार कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं हो, चाहे वो टेस्ट के लेवल पे, PT या मेंस का, या कंटेंट के लेवल पे, या मटेरियल के लेवल पे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैटर मंगाना है आपको हिंदी अंग्रेजी में तो 9599624827 पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको JPSC PT और मेंस का मटेरियल आराम से मिल जाएगा। साथ में खोटा भाषा और नागपुरी भाषा का मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।